हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का मंत्र कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो से हम लोग झारखंड का आधुनिक इतिहास शुरू करेंगे। यह वीडियो झारखंड के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब और कैसे होता है, और धीरे धीरे कैसे पूरे झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है। इसके 5 से 6 वीडियो आएंगे। झारखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है, इसको हम लोग जानेंगे दोस्तों, और इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सिंहभूम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश जो है सिंहभूम क्षेत्र से ही होती है। 1767 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रवेश होता है। और झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन झारखंड। 1767 से लेकर 1837 में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश होता है, अर्थात लगभग 70 वर्ष लग जाते हैं पूरे झारखंड में अंग्रेजों को अपनी सत्ता स्थापित करने में। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया का नाम की एक कंपनी का निर्माण किया जाता है, जो कि भारत में आकर व्यापार करेगी। इसका व्यापार करना मुख्य उद्देश्य होता है। 1608 ईस्वी में अंग्रेज का भारत आगमन व्यापार उद्देश्य होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा? तो 1600 ईस्वी में किया जाता है, और भारत जो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, वह 1608 ईस्वी में भारत व्यापार के उद्देश्य ये लोग आते हैं। 1690 में कलकत्ता में कंपनी का विस्तार होता है। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार बहुत ही बड़ी मात्रा में हो चुकी होती है 1690 में। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो जाती है। लगभग 40 वर्षों के बाद मुगल सत्ता पूरी तरह बिखर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मुगल शासक होते हैं औरंगजेब, जो कि एक क्रूर शासक के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल सत्ता जो है वह कमजोर होने लगती है, और लगभग 40 वर्षों के बाद मुगल सत्ता पूरी तरीके से बिखर जाती है, और इसका फायदा उठाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होती है बैटल ऑफ प्लासी, जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है, और यह होता है 23 जून 1757 ईस्वी में। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। यह युद्ध बड़ा ही रोचक होता है कि बिना युद्ध हुए ही ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत जाती है। इस प्रकार होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला होते हैं, उसके सेनापति को अपने तरफ कर लेते हैं, और साथ ही पूरी सेना को अपने तरफ कर लेते हैं, उन्हें लालच देकर। और इस प्रकार बिना युद्ध किए ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इस जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को विश्वास हो जाता है कि भारत में व्यापार के साथ शासन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे यूनिटी की बहुत कमी है भारत में, और यहाँ पर व्यापार के साथ शासन भी किया जा सकता है। आगे अब हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि आपका 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे होते हैं, और दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ने के लिए 3 जगह के शासक एक तरफ हो जाते हैं, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह जो कि अंतिम मुगल बादशाह होते हैं, शाह आलम द्वितीय, इनके बाद मुगल सत्ता खत्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे होते हैं बक्सर युद्ध में, और इधर 3 जगह के शासक होते हैं, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और इस युद्ध के बाद भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो पूरी तरीके से भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि एक साथ वह बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह को हरा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कारण सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहीं से पूरे भारत में कंपनी राज की शुरुआत हो जाती है। और क्या होता है कि यहीं से बक्सर के युद्ध के बाद ही कंपनी राज की शुरुआत प्रारंभ हो जाती है। बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच एक संधि होती है। अब जब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो यहाँ पे एक संधि होता है किनके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके बीच एक संधि होती है जिसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दिया, जिससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ईस्ट इंडिया कंपनी कर वसूल कर सकते थे। दीवानी अधिकार अर्थात दीवानी राइट्स। अब इसमें क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों राज्यों से डायरेक्ट कर वसूल कर सकते थे। तो यह राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है इलाहाबाद की संधि के ये में। और यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि इलाहाबाद की संधि कब होती है, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि होती है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैप में आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैप लिया हुआ है। ये देखिए पुराना हमारा बिहार है, जिसमें झारखंड और बिहार एक साथ है। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जैसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा और बंगाल, यहाँ से हर ये तीनों राज्यों से अब अंग्रेज क्या कर सकते थे? टैक्स वसूली कर सकते थे, डायरेक्ट टैक्स यहाँ से कर यहाँ से वसूली कर सकते थे। ये अधिकार उन लोगों को मिल गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ। जब बक्सर युद्ध के बाद इन्हें बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल जाता है, उसके बाद यह धीरे धीरे बंगाल और बिहार के सभी क्षेत्रों पर विजय अभियान चलाना प्रारंभ करते हैं। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों को विजित किया, जैसे संथाल परगना, सिंहभूम, छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद आदि। अब झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के अधीन था यह सारा क्षेत्र। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक नहीं आई थी, उससे पहले झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के अधीन थे ये क्षेत्र, जैसे छोटा नागपुर खास का नागवंश था, सिंहभूम पर सिंह वंश था, मानभूम में मानवंश था, रामगढ़ राज था, पलामू का चेरो वंश था और पंचेत राज था। तो इस प्रकार झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के अधीन ये क्षेत्र थे। छोटे बड़े राजा यहाँ पर शासन कर रहे होते हैं उस वक्त। लेकिन 1767 ईस्वी के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का प्रारंभ होता है आना, और 1767 से लेकर 1837 ईस्वी में कंपनी को झारखंड क्षेत्र में पूर्णतः अधिकार करने में 7 दशक अर्थात 70 वर्ष लग जाता है। मैंने पहले भी बताया 70 वर्ष का समय लग जाता है। 1767 अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश होता है, और यहाँ सिंहभूम क्षेत्र से इनका प्रवेश प्रारंभ होता है। 1837 कोल्हान क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करते हैं, और यहाँ पे विल्किंसन रूल भी लागू करते हैं, अर्थात झारखंड का सबसे जो अंतिम क्षेत्र होता है कोल्हान क्षेत्र, वह क्षेत्र में 1837 में नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ विल्किंसन रूल भी लागू किया जाता है। साथ ही झारखंड के राजा और जमींदार स्वतंत्र शासक थे उस वक्त। झारखंड के जो राजा और जमींदार होते थे वह स्वतंत्र शासक थे, यह खुद को किसी के अधीन नहीं मानते थे। मुगल भी इन्हें कभी अपने अधीन पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में नहीं रख पाए थे। कारण यहाँ का झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति ऐसा था कि यहाँ के लोगों को नियंत्रण में रख पाना भी आसान नहीं था। जो जंगल और पहाड़ी वाला यहाँ का जो इलाका, जिस कारण यहाँ के लोगों को नियंत्रण में रख पाना मुश्किल था। तो यहाँ के जो लोग थे वह कभी भी पूरी तरीके से किसी के अधीन नहीं थे। इन पर मुगलों का प्रशासनिक नियंत्रण कभी पूरी तरीके से स्थापित नहीं हुआ था। अभी मैंने बताया बादशाह या बंगाल के नवाब को केवल सैनिक दबाव में नाम मात्र का कर देते थे। जो मुगल बादशाह होते थे उनको या तो फिर बंगाल के नवाब को ये लोग जो कर देते थे वो नाम मात्र का देते थे। सैनिक दबाव में आकर ये लोग किसी को
टैक्स या कर नहीं देते थे। इनकी अपनी सेना होती थी, अपना न्यायालय होता था और गद्दी पर वंशानुगत अधिकार हुआ करता था। जो शासन चलता था, इनका वंशानुगत शासन यहाँ पर चलता था। चलिए अब आगे देखते हैं। अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड क्षेत्र में प्रवेश का कारण क्या था? आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में अपना प्रवेश, अपना नियंत्रण स्थापित क्यों करना चाहते थे? तो नया और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग चाहते थे। ये लोग नया और सुरक्षित मार्ग चाहते थे व्यापार के लिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया था? नवंबर-दिसंबर में 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए भेजा था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए किसे भेजा गया था? तो मेजर एडम्स को भेजा गया था और 1763 ईस्वी में भेजा गया था। और 1766 ईस्वी में बंगाल के इंजीनियर जो थे डूग्लो, यह नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर एडम्स और दूसरा डूग्लो, इनको भी झारखंड से होकर आने जाने का रास्ता पता लगाने के लिए दक्षिण बिहार भेजा गया था। तो यह दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका मेजर एडम्स, जिन्हें 1763 ईस्वी में मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान के लिए भेजा गया था, और 1766 में बंगाल इंजीनियर के डूग्लो को झारखंड से होकर आने जाने का रास्ता पता लगाने के लिए डूग्लो को भेजा गया था दक्षिण बिहार में। और विद्रोही जमींदारों का शरण स्थल, जो विद्रोही जमींदार थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देते थे, उन्हें टैक्स देने के लिए बचने के लिए वो क्या करते थे? झारखंड में आकर जंगलों में छिप जाते थे। तो इनका जो शरण स्थल बन गया था झारखंड, इसे खत्म करने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित चाहते थे, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित चाहते थे। तो विद्रोही जमींदारों को शरण स्थल समाप्त करना चाहते थे। इस कारण से भी झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। तीसरा आपका है मराठा आक्रमण से सुरक्षा। दक्षिण पश्चिम सीमा को मराठा आक्रमण से खतरा। दक्षिण पश्चिम का जो सीमा था, वहां पे मराठा आक्रमण का खतरा बना हुआ था, होता था हमेशा। तो इस खतरा को उससे बचने के लिए भी, मराठा आक्रमण से सुरक्षा पाने के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में अपना नियंत्रण स्थापित चाहते थे। और साथ ही जो मेन और इम्पोर्टेंट था कि कर वसूली करने के लिए, कि झारखंड से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर सके, टैक्स वसूली कर सके, इसके लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड में अपना नियंत्रण चाहते थे। तो ये रीजन था ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में प्रवेश होने का। यहाँ पे मैंने मैप लिया है, मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नया मैप भी लिया गया है झारखंड का, और ये हमारा पुराना मैप है जो कि क्षेत्रीय राजवंश यहाँ पे दिखाया गया है। और ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा सिंहभूम क्षेत्र था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि धालभूम है, वीरभूम है, सरायकेला राज है, पोरहाट राज है और कोल्हान क्षेत्र है। सबसे पहले हम लोगों का जो अंग्रेजों का प्रवेश होता है वो ढालभूम क्षेत्र में ही होता है, और लेकिन सबसे अंतिम जो नियंत्रण स्थापित होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो कोल्हान क्षेत्र ही होता है 1837 ईस्वी में। तो सिंहभूम क्षेत्र का ही दो एरिया है जहाँ की सर्वप्रथम अंग्रेजों का प्रवेश ढालभूम क्षेत्र में होता है। वहीं पे कोल्हान क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की अंग्रेजों का 1837 में अंग्रेजों का यहाँ पर नियंत्रण स्थापित होता है। और इस प्रकार 70 वर्ष लग जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे झारखंड में अपनी सत्ता स्थापित करने में। इस बीच में ये लोग पलामू हो गया, पंचेत हो गया, मानभूम हो गया, इन सभी, छोटा नागपुर क्षेत्र हो गया, इन सभी क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। लेकिन कोल्हान में सबसे अंतिम में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता स्थापित करती है, और इस प्रकार 70 वर्ष लग जाते हैं अंग्रेजों को पूरे झारखंड में अपनी सत्ता स्थापित करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंग्रेजों का झारखंड विजय अभियान। अब अंग्रेजों का झारखंड विजय अभियान, किस प्रकार अंग्रेज झारखंड में अपना विजय अभियान चलाते हैं। सर्वप्रथम संथाल परगना विजय अभियान हम लोग देखेंगे। संथाल परगना में अंग्रेजों के आगमन बक्सर युद्ध से पूर्व हुआ था। अब यहाँ पे क्या होता है कि संथाल परगना में बक्सर युद्ध से पूर्व ही अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीता, तो बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। चूंकि संथाल परगना बंगाल की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था
अतः बंगाल के साथ ही इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ से संथाल परगना क्षेत्र बंगाल के मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, जिस कारण यहाँ भी इनकी सत्ता स्थापित हो जाती है। अब क्या होता है कि 1763 ईस्वी में, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1763 ईस्वी में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेज के मेजर एडम्स के बीच युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध सैनिक अभियान किया गया था, जिसमें मीर कासिम हारा और परिणाम स्वरूप संथाल क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। इससे पूर्व भी क्या होता है कि 1676 ईस्वी में राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक एजेंसी की भी स्थापना की थी। तो यहाँ पता चल रहा है कि संथाल परगना में अंग्रेजों का विजय बहुत पहले हो चुका था, बक्सर युद्ध से पहले हो चुका था। 1763 में ही जब मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने सैनिक अभियान किया था, उस वक्त ही इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। साथ ही राजमहल के क्षेत्रों में इन्होंने 1676 ईस्वी में एक व्यापारिक एजेंसी की भी स्थापना की थी। लेकिन चूंकि हम लोग अंग्रेजों का जो प्रवेश है, वह सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र इसलिए माना जाता है क्योंकि जब राइट्स मिल जाते हैं इन लोगों को इलाहाबाद की संधि के बाद, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो राइट्स मिल जाती है, उसके बाद ये लोग जो अभियान चलाते हैं, वह सिंहभूम क्षेत्र से ही सर्वप्रथम ये लोग जो अंग्रेजों का प्रवेश जो होता है झारखंड में, वह सिंहभूम क्षेत्र से ही होता है। इस कारण यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ से होता है, तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से ही होता है। अब सिंहभूम क्षेत्र में विजय के बारे में पढ़ेंगे कि सिंहभूम क्षेत्र में विजय। तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वह सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। इसके आगमन के समय सिंहभूम में 3 प्रमुख शक्तियां थी। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे, उस वक्त सिंहभूम में 3 प्रमुख शक्तियां थी। ढालभूम में ढाल वंश चल रहा था और उनके राजा थे जगन्नाथ ढाल। पोरहाट में सिंह वंश के राजा थे जगन्नाथ सिंह। दोनों का नाम जगन्नाथ है, लेकिन याद रखेंगे पोरहाट में सिंह वंश का जगन्नाथ सिंह थे और ढालभूम में जगन्नाथ ढाल थे। कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का शासन चल रहा था, हो वंश का, और उनके राजा थे विक्रम सिंह। तो ये तीनों ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ढालभूम में सिंहभूम पर आक्रमण। अब सिंहभूम पर जो आक्रमण हुआ वह 1767 ईस्वी में कैप्टन फर्गुसन के नेतृत्व में होता है, जो कि बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है ढालभूम। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेदनापुर, जो कि बंगाल का क्षेत्र होता है, मेदनापुर से ये लोग चल के आते हैं और झाड़ग्राम में लड़ाई होती है। फिर उससे आगे ये लोग जामबनी जाते हैं, जामबनी में फिर होता है, और ऐसे करके ये लोग फिर ढालभूम में प्रवेश करते हैं। तो ये लोगों का आने का क्रम होता है कि किस प्रकार से आते हैं। तो मेदनापुर, मेदनापुर से झाड़ग्राम, झाड़ग्राम से जामबनी, और जामबनी से ये लोग आते हैं ढालभूम, जो कि सिंहभूम में है। 1760 में मेदनापुर क्षेत्र में ये लोग अधिकार करते हैं। सबसे पहले 1760 में क्या होता है, ये लोग बंगाल के मेदनापुर में अधिकार कर लेते हैं। और 1767 ईस्वी में फर्गुसन अपनी सेना के साथ मेदनापुर से चलकर कहाँ आता है, तो झाड़ग्राम में आता है। झाड़ग्राम पर आक्रमण करता है और उसे अपने अधिकार में ले लेता है। वहां के आसपास के राजा भयभीत होकर अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जो फर्गुसन आते हैं मेदनापुर से चलकर और झाड़ग्राम में जब आक्रमण करते हैं, तो वहां के जितने भी राजा होते हैं, सभी राजा भयभीत होकर ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जैसे राजा वहां के, जैसे रामगढ़, लालगढ़, जामबनी, सिलदा, जमींदार का चतमा, बड़ा भूम, रायपुर और फुलकुसमा, ये सभी यहाँ के राजा जो होते हैं, सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़कर ये लोग झाड़ग्राम से फिर आगे बढ़कर जामबनी में जाते हैं और वहां पे ढालभूम के शासक जो होते हैं, उनके बीच और फर्गुसन के सेना के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई में ढालभूम का शासक हार जाता है। अब अपने यहाँ के जो ढालभूम के शासक होते हैं, वो भी हार जाते हैं। अब ढालभूम के राजा को समझ में आ जाता है कि अंग्रेजों को रोक पाना मुश्किल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ढालभूम के शासक को भी समझ में आ जाता है कि अंग्रेजों को रोक पाना मुश्किल है। अब वो क्या करते हैं कि वह अपने महल, जो कि घाटशिला में रहता है, ढालभूम के राजा का महल घाटशिला में रहता है। और घाटशिला कहाँ है दोस्तों, तो घाटशिला है पूर्वी सिंहभूम में। वहां वापस जाता है और राजा अपने पूरे धन संपत्ति के साथ महल में आग लगा देता है। वो सोचता है जीत तो नहीं पाएंगे,
इससे अच्छा क्या है, पूरा धन संपत्ति के साथ महल को आग लगा देता है। लेकिन 22 मार्च 1767 ईस्वी को फर्गुसन घाटशिला पहुंचता है, पीछा करते हुए, घाटशिला के राजा का पीछा करते करते घाटशिला पहुंच जाता है और जलते हुए महल पर कब्जा कर लेता है। जलते हुए ढालभूम के राजा का जो महल है घाटशिला में, उसको क्या करता है, कब्जा कर लेता है। 1 महीने बाद अप्रैल महीने में ढालभूम के राजा को बंदी बनाकर मेदिनीपुर भेज दिया जाता है। अब ढालभूम के जो राजा होते हैं उनको बंदी बनाकर मेदिनीपुर भेज दिया जाता है और घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। तो याद रखेंगे 22 मार्च 1767 ईस्वी में फर्गुसन घाटशिला पहुंचता है और वहां जलते महल पर कब्जा कर लेता है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पे ये हमारा मेदिनीपुर है। ये मेदिनीपुर में जो कि बंगाल का क्षेत्र था, यहाँ से आते हैं फर्गुसन की सेना और फर्गुसन और झाड़ग्राम में सबसे पहले तो लड़ाई होती है और यहाँ के आसपास के जितने भी शासक होते हैं, मैंने अभी बताया आप लोगों को, सभी ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं जामबनी, जो कि ये जामबनी है, और यहाँ ढालभूम के राजा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लड़ाई होती है ढालभूम के राजा और फर्गुसन की सेना के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ ढालभूम के राजा हार जाते हैं, तब ये वापस जाते हैं और घाटशिला के जो महल है यहाँ पर आग लगा देता है, वह पूरे धन संपत्ति के साथ। लेकिन यहाँ फर्गुसन और फर्गुसन की सेना जो है वह ढालभूम के शासक का पीछा करते करते जलते हुए घाटशिला पहुंचते हैं और जलते हुए महल पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं और साथ ही ढालभूम के जो राजा होते हैं उनको मेदिनीपुर बंदी बनाकर ले जाते हैं। तो ये आप लोगों ने मैप के जरिए पे देखा कि किस तरीके से अंग्रेज आते हैं और यहाँ पर अपने अधिकार स्थापित कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और देखते हैं इसके बाद अब क्या होता है। जब इसके बाद ढालभूम की सत्ता क्या किया जाता है कि राजा के भतीजे जो जगन्नाथ ढाल रहते हैं उन्हें दे दिया जाता है। जब ढालभूम के राजा को बंदी बनाकर मेदिनीपुर ले जाया गया, अब उनके भतीजे रहते हैं जगन्नाथ ढाल, उनको वहां का सत्ता दे दिया जाता है, उनको राजा बना दिया जाता है और उन्हें 5,500 सालाना कर देने के लिए कहा जाता है कि 5,500 सालाना कर ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा और आप यहाँ पर शासन करो। 1767 में क्या होता है, जगन्नाथ ढाल स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कर देने से मना कर दिया। अब क्या होता है कि जगन्नाथ ढाल जो है वह क्या करते हैं, खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते हैं और कर देने से मना कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं तुम्हें कर नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि मैं किसी के अधीन क्यों करूंगा, किसी के अधीन क्यों रहूंगा, मैं एक स्वतंत्र शासक बन सकता हूँ, मैं अपनी सत्ता स्वयं चलाऊंगा। लेकिन क्या होता है, जगन्नाथ ढाल को समझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी लेफ्टिनेंट रूक को भेजता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब यह बात पता चलता है कि जगन्नाथ ढाल उस कर देने के लिए मना कर दिया है, तब वह लेफ्टिनेंट रूक को भेजते हैं जगन्नाथ ढाल को समझाने के लिए। लेकिन जगन्नाथ ढाल वहां से भाग जाता है और उसका जो भाई होता है, छोटा भाई नींबू ढाल, वह पकड़ा जाता है। कुछ समय बाद कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन आता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजता है, लेकिन उस समय भी जगन्नाथ ढाल नहीं पकड़ा नहीं जाता है और तब ढालभूम का शासक नींबू ढाल को बना दिया जाता है। लेफ्टिनेंट रूक को जब भेजा जाता है उस वक्त भाग जाता है और नींबू ढाल पकड़ाया जाता है, लेकिन उस टाइम उसको शासक नहीं बनाता है नींबू ढाल को। फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार कोशिश करता है और उस वक्त कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन को भेजता है जगन्नाथ ढाल को समझाने के लिए, लेकिन उस वक्त भी जगन्नाथ ढाल क्या होता है, भाग जाता है। तब क्या करता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ढालभूम का शासक नींबू ढाल को बना देता है, जो कि जगन्नाथ ढाल का छोटा भाई होता है। अब इसके विरुद्ध में जगन्नाथ ढाल विरोध कर दिया और इस विरोध में स्थानीय लोग ने जगन्नाथ ढाल का साथ दिया। अब क्या होता है कि जब नींबू ढाल को शासक बना दिया जाता है, राजा बना दिया जाता है वहां का, तो इसके विरोध में जगन्नाथ ढाल विद्रोह कर देता है और इसमें जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय लोग जगन्नाथ ढाल का साथ देते हैं। विद्रोह को दबाने के लिए, अब विद्रोह को दबाने के लिए नींबू ढाल क्या करता है, अंग्रेजों से हमेशा सहायता मांगता रहता है और यह लगातार 10 वर्षों तक यह विद्रोह चलता है। ढाल विद्रोह कई बार पूछा गया है कि कौन सा विद्रोह है जो कि लगातार 10 वर्षों तक चला था, तो ढाल विद्रोह था जो कि लगातार 10 वर्षों तक चला था। 1767 से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था और यह ढाल विद्रोह जो है यह झारखंड का
प्रथम विद्रोह था जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह जो कि 10 वर्षों तक चला और 1777 ईस्वी में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित कर दिया गया। परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंत में जगन्नाथ ढाल को पुनः ढाल भूमि का राजा घोषित कर दिया और कर के रूप में प्रति वर्ष 1000 रुपया बढ़ाकर 3 वर्षों तक देने की बात कही गई। जो टैक्स दिया जा रहा था उसके अलावे कहा गया जगन्नाथ ढाल को कि तुमने बहुत परेशान किया, इसके लिए तुम्हें 1000 रुपया बढ़ाकर लगातार 3 वर्षों तक टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 1800 से 4267 रुपए था। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंहभूम क्षेत्र में अपना नियंत्रण स्थापित किया, अपनी सत्ता स्थापित की। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने पोरहाट क्षेत्र में किस प्रकार अपनी नियंत्रण स्थापित की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।